हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे आया कब आया है? 29 फरवरी को। ठीक है, 2-3 दिन पहले 29 फरवरी को आया इकोनॉमिक सर्वे। आया सॉरी, जनवरी को आया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड है। जो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, उसके अलावा रेलवे की बात हो गई, इंश्योरेंस की बात हो गई, या इंश्योरेंस के अलावा आप किसी स्टेट का पीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स जहाँ पर करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखो 50 क्वेश्चन में टोटल आपको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा। 50 में से 25 क्वेश्चन एक लेक्चर में, 25 क्वेश्चन सेकंड दूसरे लेक्चर में। ये पहला लेक्चर, इसमें 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगले लेक्चर में मैं 25 क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा। अदरवाइज 50 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में लेंदी हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आपको बर्डन लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद दिलाऊंगा, डिस्कस करूंगा ताकि आप उसको मेमोराइज कर सको। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। देखो पहला क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी। प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी हमारी कितनी ग्रोथ रेट 2025 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, एंड एस्टिमेटेड पोटेंशियल ग्रोथ रेट, एस्टिमेटेड पोटेंशियल ग्रोथ रेट कितनी है। समझ आया क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक डाटा लिखा है यहाँ पर 2025-26, ये FY 2026 ये लिखा है। इसका मतलब आप समझ लो, देखो आपको दो टाइप से डाटा लिखा होता है। ये FY 26 अगर लिखा है, इसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2026 में आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पर ईयर की बात आ जाती है। जब आपको लिखा होता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो आपको ये समझना है कि आप समझ लो कि 1 अप्रैल, ये 2025 लिखा है तो 2025 से, और ये 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, 2025 से 2026 तक, इसका मतलब ये होता है 25 में मतलब पहली वाली 1 अप्रैल से चलेगा और सेकेंड 31 मार्च तक ये रहेगा। इसका मतलब ये होता है जब ऐसा लिखा हो। और अगर आपको ये ऐसा लिखा फाइनेंशियल ईयर 2000 ऐसा 26 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये लास्ट वाली डेट लिखी होती है, ये फर्स्ट वाली डेट नहीं। तो मतलब 2026 और इसके पहले ये 2025, मतलब ये 2026 ये जो लिखा है ये लास्ट वाला होता है, उसके पहले का नहीं। तो 2026 और इससे पहले, अब ये आपको पता है कि 1 अप्रैल से चलेगा, 1 अप्रैल, और ये 31 मार्च। तो ये ईयर जरूर याद रखना, मतलब इसका तरीका जरूर याद रखना कि आपसे क्या चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पोटेंशियल रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 7.4% है। ठीक है, 7.4% दो ऑप्शन में है। एंड एस्टिमेटेड पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, तो वो 7% है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीन्स पोटेंशियल हमारी रियल जीडीपी कितनी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, 7.4%। एंड पोटेंशियल ग्रोथ रेट कितनी है, तो भाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट हमारी 7% होगी। ठीक है, क्लियर हुआ डाटा। अगर यहीं पर एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दूं, तो ग्रास वैल्यू एडेड आप जानते हो, ग्रास वैल्यू एडेड जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये हमारी 7.3% होगी। और उसके अलावा अगर फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करी जाए, जीडीपी की बात करी जाए, तो ये 6.8 से 7.2% तक वारी करेगी। ठीक है, समझ आया ना। और एक चीज और याद रखना कि कंसेक्यूटिव लगातार चौथे साल इंडिया की जो ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ द मेजर इकोनॉमी। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लगातार चौथे साल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट की बात हो रही है और 5 स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि आपका कौन सा करेक्ट है। 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड कंजम्पशन डिमांड एज पर द सर्वे। पहला जो स्टेट, देखो मैं पहले बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन या सिविल सर्विस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन।
2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट ऐसे रहते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा एलिमिनेशन जो ट्रिक होती है उसकी हेल्प से करोगे तो आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली की करेक्ट होगा, मतलब चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, प्राइवेट कंजम्पशन रीच्ड 61.5% ऑफ द जीडीपी, हाईएस्ट सिंस 2012। ठीक है, अगला देखो, रूरल कंजम्पशन इज प्राइमरली बोल्स्टर्ड बाय स्ट्रांग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। अब यही से आपको हिंट मिलनी चाहिए भाई, यहाँ रूरल कंजम्पशन की बात किया है, बोल रहा है प्राइमरली बोस्टर्ड बाय स्ट्रांग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इंडस्ट्री कहाँ होती है, रूरल में होती है कि अर्बन में होती है? भाई रूरल मतलब गाँवों में, तो गाँव में इंडस्ट्री तो नहीं होती। इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस होता है या इंडस्ट्री जो होती है प्रॉब्ली कहाँ होती है भाई, शहरों में, अर्बन एरिया में रहती है। तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के कारण रूरल कंजम्पशन बढ़ा है। भाई ये गलत हो गया, गलत हो गया मतलब सेकंड स्टेटमेंट को जब आप गलत करोगे और किसी स्टेटमेंट में अगर एक छोटा सा पॉइंट भी गलत हो गया मतलब वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ रहे हो? तो ये सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको यहाँ से गलत मिला तो सेकंड यहाँ पर है, तो ये स्टेट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड यहाँ पर है तो ये गलत हो गया। ऑल करेक्ट मतलब इसमें भी सेकंड है तो ये भी गलत हो गया, मतलब 3 ऑप्शन आपके पास से चले गए। समझ आया? और अगर 4 ही ऑप्शन होते, 4 ऑप्शन होते, 3 चले गए तो एक बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देखो, ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैज मेंटेन 30% शेयर ऑफ द जीडीपी। भाई ये बात सही है, जीएफसीएफ जो होता है मेंटेन 30% जीडीपी, ये करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन हमारा 61.5% ऑफ द जीडीपी, ये भी करेक्ट है। और 2012 से हाईएस्ट है, ये भी ध्यान रखना। तो पहला वाला भी करेक्ट है। अब देखो, सर्विस ऑफ द जीबीए ग्रोथ इज एस्टिमेटेड 9.1% ऑफ द फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2000 कितना, ये भी करेक्ट है। मतलब इसकी ग्रोथ जो है 9.1% हुई है सर्विस सेक्टर में। सर्विस जीबीए में हमारी 9.1% हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो, पांचवा स्टेटमेंट देखो तो अर्बन कंजम्पशन हैज इंप्रूव्ड स्पेसिफिकली ड्यू टू इंटरेस्ट रेट कट। नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट कट नहीं, बल्कि टैक्स रेशनलाइजेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? टैक्स रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ये ध्यान रखना। मतलब जो अर्बन कंजम्पशन हमारा इंप्रूव हुआ है वो टैक्स के रेशनलाइजेशन के कारण हुआ है। और हमारा जो रूरल इकोनॉमी प्राइमरली बूस्टेड बाय इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के थ्रू नहीं भाई, रूरल में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो रूरल में एग्रीकल्चर, समझ रहे हो? तो रूरल का जो हमारा कंजम्पशन प्राइमरली बढ़ा है वो एग्रीकल्चर के कारण बढ़ा है। और अर्बन कंजम्पशन हमारा जो मेनली बढ़ा है वो टैक्स के रेशनलाइजेशन के कारण बढ़ा है, ना कि इंटरेस्ट रेट के कट के कारण। तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो गए, सेकेंड एंड फिफ्थ। और बाकी आप ये समझ लो कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है भाई, हाँ ये 61.5% है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये जीएफसीएफ जो होता है, जीएफसीएफ ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 30% जीडीपी का, ये दोनों बात जो भी हो रही है जीडीपी की हो रही है। ठीक है, जीडीपी 30% ऑफ जीडीपी ये भी है। समझ आया? अब देखो, ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है भाई, इसकी ये तो 61.5% जीडीपी का है, परंतु इसकी ग्रोथ कितनी हुई है? तो इसकी ग्रोथ जो है इसकी 7% हुई है। ठीक है भाई, और जीएफसीएफ ये जो है इसकी ग्रोथ जो है हुई है 7.8% हुई है। और जो सर्विस में ये दिया है कि सर्विस जीबीए ग्रोथ 9.1% हुई है, ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दिया, इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अपग्रेडेड इंडिया की सोवरेन रेटिंग इन 2025, 2025 में इंडिया के सोवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी 3 रेटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया की सोवरेन रेटिंग को 2025 को इम्प्रूव किया। कौन कौन सी हैं? एक तो मॉर्निंग स्टार है, देखो ऑप्शन में मॉर्निंग स्टार, DBRS, एक तो ये है S&P ग्लोबल है, एंड R&I इंक है। इन तीनों ने इंडिया की जो एजेंसी को इम्प्रूव किया, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इम्प्रूव किया है। समझ आया भाई? और ये चीज़ें जैसे कि इंडिया की सॉवरेन रेटिंग एजेंसी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है भाई? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, फिजिकल कंसोलिडेशन, ये सब इकोनॉमी के टर्म है। फिजिकल कंसोलिडेशन ये हमारा इम्प्रूव हुआ है, एंड हमारी ग्रोथ रेट जो हुई है स्टेबल ग्रोथ रेट है, स्टेबल ग्रोथ।
समझ आया भाई। इकोनॉमी मतलब अगर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी को इंप्रूव कर रही है रेटिंग को, तो दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ है एंड स्टेबल ग्रोथ हुआ है। ऑप्शन इसका बी होगा। मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस, S&P ग्लोबल एंड R&I इन तीनों ने हमारी इंडिया की रेटिंग को एजेंसी को इम्प्रूव किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन, एज पर द फिजिकल डेवलपमेंट सेक्शन व्हाट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव मतलब कि एक आप समझ लो कि नेट, इफेक्टिव का मतलब नेट होता है लगभग लगभग, समझ सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कैपेक्स बोलते हो, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। भाई इसकी अगर बात करें तो देखो, अगर प्री पेंडेमिक बात करूं, मतलब कि जैसे हमारा पेंडेमिक यानी कोरोना आया था, तो पेंडेमिक के पहले प्री पेंडेमिक की बात करूं तो वो हमारा था 2.7%। ठीक है, प्री पेंडेमिक 2.7% था। पोस्ट पेंडेमिक यानी पेंडेमिक के बाद यानी कोरोना के बाद की बात करूं तो भाई वो हमारा आ गया था 3.9% के लगभग। ये जीडीपी की बात होती है, इतने परसेंट ऑफ द जीडीपी। परंतु 2025 का ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 रहा, इसमें हमारी जीडीपी 4% थी। कैपेक्स मतलब कि 4% ऑफ जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था हमारा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो लगभग 4% था हमारा जीडीपी का। ठीक है भाई। और अगर ये तो सेंट्रल की बात हुई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी तो भाई वो 2.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखोगे, स्टेट का 2.4% ऑफ द जीडीपी एंड कैपिटल का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का 4% ऑफ द जीडीपी। सेम चीज़ें ये जो मैं बताया हूँ कि प्री पैंडमिक एंड पोस्ट पैंडमिक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि भाई कोरोना के पहले 2.7% था, कोरोना के बाद 3.9% हुआ, और अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4% है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, मैच द फॉलोइंग मैट्रिक्स विद देयर करेक्ट डाटा पॉइंट रिगार्डिंग द बैंकिंग सेक्टर हेल्थ सितंबर 2025 में। देखो आपको दिया है GNPA यानी ग्रास एनपीए, नेट एनपीए रेशियो एंड क्रेडिट ग्रोथ दिसंबर 2025। एक चीज आप ये समझो कि भाई ये रेशियो मतलब ग्रास, तो कोई चीज ग्रास हमेशा ज्यादा होता है, ग्रास कोई चीज का ज्यादा होता है नेट से। आप समझ पा रहे हो, तो ग्रास आप एनपीए भी निकालोगे, एनपीए एंड नेट एनपीए, तो ग्रास एनपीए जो होगा नेट एनपीए से ज़्यादा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर इस तरीके से कि आप इनके डाटा को अगर ऐसे ही याद रखो। भाई जैसे ये मान लो कि अगर मैं किसी डाटा को कंपेयर करूँ कि अगर GNPA एंड नेट एनपीए, ग्रास एनपीए नेट एनपीए की बात करोगे रेशियो की, तो भाई ये GNPA वाला ग्रास वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भाई ये जो ग्रास एनपीए था वो हमारा रेशियो कितना था। ग्रास एनपीए ये 2.2% था और नेट एनपीए 0.5% था, ये हमारा जो ऑप्शन में है। और आपको ये भी बता दूं कि ये रिकॉर्ड लो है। अभी मैं एक करंट अफेयर का वीडियो बनाया था, रिकॉर्ड लो मतलब हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीए है वो घट रहा है और हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये रिकॉर्ड लो पर गया है नेट एनपीए। नेट एनपीए 0.5% हो गया है और ग्रास एनपीए 2.2। ग्रास में मतलब कि ग्रास में जब कुछ चीज़ें माइनस करते हो तब जाके नेट निकलती है। और क्रेडिट ग्रोथ रेट ये हमारा 14% है। क्रेडिट ग्रोथ रेट हमारा जो है, क्रेडिट ग्रोथ रेट ये 14.5% है 2025 का। और 2000 अगर आप 24 की बात करोगे तो ये कितना था, 11.2%। ठीक है, ये दिसंबर 2024 में। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, GNPA का 2.2 मतलब पहले का 3, तो पहले का 3, पहले का 3, सेकेंड वाले का फर्स्ट, पहले का 3 सेकेंड वाले का फर्स्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो फिर से लेंदी क्वेश्चन आ गया, मतलब इस टाइप स्टेटमेंट वाले। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रिगार्डिंग द एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का शेयर जो है डबल हुआ है फ्रॉम 2% इन 2005 टू 4.3% इन 24। क्या बात सही है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट रीचेस इस हिस्टोरिक हाई USD 374.3 बिलियन डॉलर, US बिलियन डॉलर में 374.3 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेस आफ्टर मैक्सिको। रेमिटेंसेस आप समझते हो क्या होता है। रेमिटेंसेस जो हमारे इंडियन के जो सिटीजन्स होते हैं वो बाहर जाके कमाते हैं और वहां से जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंसेस होता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस भाई ये गलत बात है।
सेकेंड लार्जेस्ट नहीं बोला है बल्कि लार्जेस्ट है, इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंसेस है पूरे वर्ल्ड में, समझ आया। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और ऐसे स्टेटमेंट में जैसे ही एक गलत आपको मिले वैसे ही तुरंत आप ऑप्शन पर पहुंच जाया करो। थर्ड कहाँ भाई, यहाँ है तो ये नहीं हो सकता, थर्ड इसमें है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तीन इसमें तो ये नहीं हो सकता, तीन इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाद में ध्यान रखना कि इंडिया जो है रेमिटेंसेस के मामले में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, टॉप पर है। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है 1.3% ऑफ द जीडीपी इन क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी जो है 1.3%, मतलब करंट अकाउंट डिफिसिट जो है 1.3% ऑफ द जीडीपी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया की रैंक फोर्थ इन द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंस ग्लोबली इन 2024, ये भी सही है, इंडिया की चौथी रैंक है। जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट है, देखो इंडिया का शेयर इन द ग्लोबल सर्विस सेक्टर डबल हुआ है, 2% 2005 में था, डबल से ज्यादा हुआ है, अब समझ लो 4.3% इन 2024। एंड नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है रीच हिस्टोरिक हाई 374.3 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरीके से 1 2 4 5 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। What is the average headline inflation recorded for the period अप्रैल से दिसंबर 2025 में? हेडलाइन इन्फ्लेशन देखो, हमारी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी पीरियड अप्रैल से दिसंबर 2025 में हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन थी 1.7%, 1.7%। ठीक है, ऑप्शन डी ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन होती क्या है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में महंगाई होती है। अब ये महंगाई क्या होती है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल जो महंगाई होती है इकोनॉमी की, वही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाती है। हमारा अप्रैल से दिसंबर 2025 तक की इन्फ्लेशन 1.7% थी। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां देखो, पूछा है कि सर्वे हाईलाइटेड हिस्टोरिक टर्न अराउंड इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर मतलब आप समझ रहे हो। व्हाट वाज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर डिस्कॉम इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में। डिस्कॉम का फाइनेंशियल ईयर 2025 में पावर सेक्टर में पैट कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊं तो ये 2701 करोड़, 2701 करोड़ रुपए था आपका पैट डिस्कॉम का फाइनेंशियल ईयर 2025 में, राइट। एक चीज आपको जानना ये जरूरी है कि ये पहली बार इसकी डिस्कॉम की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, फर्स्ट टाइम, पहली बार ये प्रॉफिट में रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है सवाल में कि सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई, कि जो गवर्नमेंट सोशल सर्विस जो स्कीम निकलती है, सोशल सर्विस में गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर कहलाता है। स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजटेड कितना है। ठीक है, तो भाई ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7.9% ऑफ द जीडीपी है। जो भी अमाउंट परसेंट में होता है ये मोस्ट प्रोबली ये जीडीपी के कंपेयर में निकाला जाता है। 7.9% है ये जीडीपी का 2025-26 का। अगर आप 2024 और 25 की बात करोगे तो ये 7.7% होगा, और दो उसके एक साल और पहले 23-24 की बात करोगे तो ये 7.0% होगा। समझ पा रहे हो, मतलब ये लगातार 3 साल ये गवर्नमेंट जो है सोशल सर्विस में एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाई है। 23-24 में 7%, फिर 24-25 में 7.7%, 25-26 में 7.9%, तो 7.9% ये आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, गिवन है। मैच द एग्रीकल्चर स्कीम विद करेक्ट अचीवमेंट स्टेटस क्या है अभी इन दिसंबर 2025 में। एक पीएम किसान दिया है, फिर पीएम केएमवाई दिया है, ई नाम दिया है। पीएम किसान क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक तो ये होता है। पीएम केएमवाई क्या होता है, ये होता है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ई नाम जो होता है ये मंडी से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ऐसा कुछ होता है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये मंडी उंडी जो होती है ना, जहाँ से मतलब फार्मर्स इकट्ठा करके अपना सामान मंडी में बेचते हैं, तो उसको ई नाम बोलते हैं। तो इनका स्टेटस क्या है देखो, पीएम किसान जो है इसके सामने दिया है 24.9
92 लाख फार्मर इनरोल्ड हुए हैं, 4.909 लाख करोड़ रिलीज सिंस इंसेप्शन, 1.79 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड। तो भाई देखो इसका मतलब ये है कि जो 1.79 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ये सच बात है, ये ई नाम की बात है। तो तीसरे का तो ये थर्ड, सी का थर्ड हो जाएगा। मतलब ई नाम में 1.79 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ये सच है। फिर जो पीएम किसान दिया है इसमें 4.09 लाख करोड़ रिलीज, ये अमाउंट जो है रुपीज में है, जब से ये स्कीम आई है तब से ये रिलीज हुआ है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि सेकंड वाले पहले वाले का ये सेकंड होगा। और पीएम किसान मानधन योजना जो है ये 24.92 लाख फार्मर इसमें इनरोल्ड हुए हैं। ये किसान मानधन योजना जो ई नाम, ये मंडी से रिलेटेड है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें 1.79 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड हैं। मतलब जो ए बी का है वो 1-2 एक्सचेंज हो गया है, सी का जो है थर्ड वाला करेक्ट है। तो सी का थर्ड वाला देखो इसमें है, इसमें है, और ए का 1 नहीं है, ए का 2 है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। इकोनॉमिक सर्वे मेंशन द स्पेस डेक्स स्पाडेक्स मिशन, व्हाट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मिशन। देखो अगर मैं सबसे पहले स्पेस डेक्स की बात बताऊं तो इंडिया में सबसे पहली बात ये कि इंडिया जो है इसके चक्कर में, मतलब इसकी वजह से, इसके चक्कर में एक्चुअली नहीं, इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिला है। मतलब कि एक ऑटोनॉमस सैटेलाइट है, ऑटोनॉमस सैटेलाइट, ये डॉकिंग है, इंडिया को 4th रैंक मिली इसमें, ये आप जरूर ध्यान रखना है। स्पारडेक्स में इंडिया को 4th रैंक मिली है, ये सैटेलाइट है जिसके कारण इंडिया को ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग मिला है। तो ये अगर इंडिया फर्स्ट मैन मिशन मून, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इंडिया बिकम द 4th नेशन टू अचीव द ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग। हाँ, चौथी कंट्री इंडिया बना है स्पारडेक्स के मामले में, तो ये बात सही है। और इंडिया बिकमिंग द 4th नेशन टू अचीव द ऑटोनॉमस, ये एक्चुअली 4th रैंक नहीं है, इंडिया 4th कंट्री बना है। इंडिया चौथी कंट्री बना है जो इसमें ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग स्टेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। जॉइंट वेंचर ऑफ द नासा एंड फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं, इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन नहीं। इंडिया चौथी कंट्री बना है जिसने अचीव किया ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग को, ये स्पारडेक्स है। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप इसको तोड़ोगे स्पारडेक्स को, स्पारडेक्स एस पी ए, स्पारडेक्स का मतलब एस से देखो सैटेलाइट हो गया, डेक्स का डी ई से हो गया डॉकिंग हो गया। तो थोड़ा सा आप कभी कभी ऐसी चीजें आप माइंड यूज कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर जो अगला बात करते हैं 13th की 12th की, क्या बोला क्वेश्चन में, वट इज द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इम्पोर्ट्स कवर प्रोवाइडेड बाय देम एज जनवरी 16 2026। सबसे पहले तो देखो इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात किया है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज FER बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये होता क्या एक्चुअली कि जो हमारे पास फॉरेन की करेंसी या फॉरेन की चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, कि कभी ऐसी वोलेटिलिटी जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पर हम कितना मतलब उस रिजर्व से सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइव मतलब अभी देखो ये कभी मतलब 2-3 साल पहले, 2 साल पहले लगभग ये 800 प्लस पहुँच गया था बिलियन डॉलर। अभी हमारा कितना है कि 701.4 बिलियन डॉलर है, ये US बिलियन डॉलर। ठीक है, ये हमारा अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, समझ आया। और ये कितने टाइम के लिए सर्वाइव करेगा, तो ये 11 महीने के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। ध्यान रखोगे, 701.4 बिलियन डॉलर, मतलब 701 से ज़्यादा बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी FER है, और 11 महीने के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, 16 जनवरी 2026 मतलब एज ऑफ जनवरी। पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें जो ये डॉलर मतलब FER है, ये थोड़ा सा वेरी मतलब थोड़ा लिटिल बिट चेंज होता रहता है, क्योंकि सडन कोई चीज़ तो होती नहीं, तो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। बट हम उस डाटा को यूज़ करते हैं जो हमारे सामने कोई वैलिड डाटा आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी एग्जामिनेशन जो बॉडी है वो भी उसको एक्सेप्ट करती है। देखो पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन क्वार्टर सेकेंड में फाइनेंशियल ईयर 2026 स्टूड 56.2 करोड़ पीपल। ई श्रम पोर्टल हैज रजिस्टर्ड ओवर 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखो ई श्रम जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कोई ज़्यादा रजिस्टर करते हैं वहाँ पर, तो 31 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर किए हैं। हाँ भाई ये बात सही है। वोमेन कंस्टिट्यूट 54% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड इन द ई श्रम। ये भी बात सही है कि टोटल जितने
31 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें से वोमेन जो हैं आधे से ज़्यादा यानी 54%, 54% वोमेन रजिस्टर्ड किए ई श्रम पोर्टल में। ये भी करेक्ट है। नेशनल करियर सर्विस हैज़ मोबिलाइज्ड ओवर 5 करोड़ वैकेंसी इन फाइनेंशियल ईयर 2025। भाई ये डाटा गलत है। देखो नेशनल कैरियर जो सर्विस है ये मोबिलाइज किया है, मतलब आप समझो इसको 2.8 करोड़ जो है वैकेंसी ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है, और 2.3 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए है। ठीक है भाई, तो 5 करोड़ ये 2025 के लिए, ये गलत डाटा है, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो इसमें है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब पांचवा देख लो, अंडर द आईटीआई अपग्रेडेशन स्कीम 1000 गवर्नमेंट आईटीआई आर बीइंग अपग्रेडेड। हाँ ये सही बात है कि आईटीआई जो अपग्रेडेशन हुआ है उसमें 1000 गवर्नमेंट आईटीआई जो है अपग्रेड हुई है, ये भी ध्यान रखना। तो ये पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल एम्प्लॉयमेंट क्वार्टर सेकेंड में फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 56.2 करोड़ था, ये भी सही है। मतलब बाकी चार स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है जो आपको 14 है, एज पर द सर्वे मीन्स इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है। व्हाट इज द शेयर ऑफ द सर्विस इन इंडिया जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर एफएई फाइनेंशियल ईयर 2026। एफएई का मतलब होता है फंक्शनल असेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, एफएई का मतलब होता है फाइनेंशियल असेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। इसमें जो आपका सर्विस शेयर जीबीए में है इंडिया का, ये है 56.4%, 56.4% यानी 40% आप इसको बोल सकते हो। 56.4% ऑफ द जीडीपी है, ये जो हाईएस्ट है अभी का, अब तक का हाईएस्ट है, हाईएस्ट इधर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, 56.4% ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विच सेक्टर हैज सीन एज द हाईएस्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल अंडर द पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है। 14 सेक्टर क्यूमुलेटिव डाटा प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि 14 सेक्टर जो क्यूमुलेटिव डाटा प्रोवाइडेड इनका पीएलआई, अब आप समझ लो कि 14 सेक्टर जो है वो क्यूमुलेटिव इकट्ठा है, तो इनका खुद अपने आप में ज़्यादा है, हाईएस्ट है। 14 सेक्टर जो पीएलआई की है क्यूमुलेटिव डाटा है, ये सबसे ज़्यादा इनका पीएलआई मींस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये ज़्यादा है सबसे, ध्यान रखना। इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर मैं दूं आपको, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है भाई 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 2 लाख करोड़ आप समझ लो। और इसमें जॉब आपको अपने हमारी इंडिया में जो जॉब मिली है 12.6 लाख से ज़्यादा जॉब मिली है आपको, हमारे इंडियंस को। ठीक है, पीएलआई स्कीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हो कि यहाँ पर जो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है इम्पैक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट डाटा रिगार्डिंग द रिडक्शन इन द पॉवर्टी इन इंडिया। देखो इसमें जो है एमपीआई, एमपीआई का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये होता है। ठीक है, तो एमपीआई रिड्यूस 20 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2005, एक्सट्रीमली पॉवर्टी इज एट 10% ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2023। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो हमारी 5.3% है, 10% नहीं है। ठीक है, 5.3% वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। एमपीआई यानी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है रिड्यूस फ्रॉम 55.3% 2005-06 टू 11.28, आप समझ लो 11.3 समझ लो 2022-23। हाँ ये डाटा करेक्ट है। देखो एमपीआई जो है वो 44 परसेंटेज पॉइंट रिड्यूस हुआ है, तो 55.3 से 11.3 बचा है। अगर 55.3 से 11.3% अगर बचा है तो 44% रिड्यूस हो गया परसेंटेज पॉइंट। आप ध्यान रखना कि 1% में 100 परसेंटेज पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना 100 परसेंटेज पॉइंट बैंकिंग सेक्टर में आप जानते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एमपीआई भाई निकालता कौन है, तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग कैलकुलेट एमपीआई करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है। ठीक है, एमपीआई कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17,
पूछा है व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन ए बाई 2024-25 एज पर द सर्वे। देखो सबसे पहले तो यहाँ एफ बाई नहीं लिखा है, ए बाई लिखा है, तो ए बाई का मतलब जान लो कि असेसमेंट ईयर होता है। ठीक भाई, अब इसमें आप समझ लो कि टोटल जो फूड प्रोडक्शन हुआ है हमारा 3577.3 LMT, मतलब लाख मिलियन मेट्रिक टन ये प्रोड्यूस हुआ है। 3577, 3600 में से थोड़ा सा कम, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इंक्रीज कितना हुआ है, तो लगभग 250 से ज़्यादा, यानी 254 LMT इंक्रीज हुआ है, ये प्लस हुआ है। ठीक है, 250 से ज़्यादा यानी 254 लाख मेट्रिक टन ये इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ड्राइव रहा है राइस, व्हीट एंड मैजे का सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब राइस मतलब चावल हो गया, व्हीट मतलब गेहूं हो गया, एंड आपका मैजे बाजरा। ठीक है, इन सब का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बात क्या है कि मैच द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड इट्स ग्रोथ। नेशनल हाईवे कितना ग्रोथ हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना, यानी रेल में इलेक्ट्रिफिकेशन कितना ग्रोथ हुआ, एयरपोर्ट कितना ग्रोथ हुआ है, इसको मैच करना है। तो अगर आप थोड़ा सा डाटा को समझते हो, देखो आपके सामने दिया है एयरपोर्ट 164, भाई इलेक्ट्रिफिकेशन रेल में क्या 164 हो सकता है, नेशनल हाईवे क्या 164 हो सकता है, आप समझो कि एयरपोर्ट ये करेक्ट दिया है। ऐसे ही ये एयरपोर्ट 164 है 2025 में। इलेक्ट्रिफिकेशन रेल का 99%, हाँ नेशनल हाईवे 99% आप नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिफिकेशन जो रेलवे में है वो 99.1% अक्टूबर 2025 तक हो चुका है, ये भी सीधा सीधा सही है। और नेशनल हाईवे 1 लाख लगभग 1.5 लाख से थोड़ा सा 1.5 लाख किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, 1,46,572 किलोमीटर ये आपका नेशनल हाईवे, ये भी करेक्ट है। तो वन ए बी सी का 1 2 3 करेक्ट है, ए बी सी का 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 19। कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर असेट। फाइनेंशियल सेक्टर असेट की बात की गई है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टोटल फाइनेंशियल सेक्टर असेट रीच्ड 187% ऑफ द जीडीपी सी बाई 2024। कैपिटल मार्केट एक्सपांडेड 175% ऑफ द जीडीपी सी बाई 2024। देखो ये जो सी बाई लिखा है इसका मतलब कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है। ठीक है, तो टोटल फाइनेंशियल सेक्टर, अब मैं आपको बताऊं तो ये सही दिखा है डाटा। मतलब आप बात करोगे फाइनेंशियल असेसमेंट, फाइनेंशियल जो असेट होता है वो हमारा 187% ऑफ द जीडीपी है। कैपिटल यानी कैपेक्स आप बोल सकते हो, कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट 175% जीडीपी का है, 175% ऑफ द जीडीपी। फाइनेंशियल असेट जो है 187% ऑफ द जीडीपी। एफएसएपी यानी फाइनेंशियल सेक्टर एक्स आपका असेट जो है 2025 में असेसमेंट बाज कंडक्टेड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है और ये तीनों डाटा सही है। जीएनपीए फॉर द बैंक इज अ मल्टी डिकेटल हाई, हाई नहीं है भाई, मैं आपको करंट अफेयर में बताया हूँ कि ये जी हमारा जीएनपीए एंड नेट एनपीए, ग्रास एनपीए और नेट एनपीए दोनों डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण हमारी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा चौथा गलत, ये गया और ये गया, दो चला गया, 1 2 3 सही है, मतलब ये इसमें 1 2 3 सही है और इसमें नहीं, बाकी बस एक ही ऑप्शन बचेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फ्रॉम टायर 1 एंड टायर 2 सिटी डिक्रीज। बैंक का एडिक्वेट कैपिटल बफर जो है, बैंक के पास जो है कैपिटल जो होता है, कैपिटल बफर जो होता है, कैपिटल बफर एडिक्वेट होता है, मतलब बैंक के पास कमी नहीं होती, ये एडिक्वेट पर्याप्त होता है। ठीक है भाई, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपको एक बार समझ नहीं आता आप उसको दोबारा देख लिया करो, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप दोबारा ना देखो। ठीक है, व्हाट इज द टारगेट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टारगेट कितना है इन द हायर एजुकेशन बाय 2035 एज पर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म मेंशन इन द सर्वे। देखो इसमें 2 3 चीज़ें याद रखना कि ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमारा टारगेट 50% का हमारा टारगेट है। कितना है, 2035 तक, कौन से साल तक है, तो ईयर ध्यान रखना कि 2035 तक हमारा 50% का टारगेट है। कौन से रिफॉर्म के थ्रू है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020 वाली उसके अनुसार है। ठीक है, और एक बात और कि करेंट में अभी प्रेजेंटली जो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो हमारा है 58% से ज़्यादा, 58.4%। ये सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल की बात,
10th लेवल की बात है, ठीक है। बिकॉज आप जानते हो कि प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा रहता है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद फिर आप जब हायर एजुकेशन में स्कूल लेवल पर जाते हो तो जैसे आपकी स्कूलिंग बढ़ती है या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप पहुँचते हो तो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो घटता जाता है। प्राइमरी स्कूल में देखोगे तो मान लो 100 के 100 पूरे घर में गांव में जितने बच्चे हैं सब जाते हैं, फिर उनका जो धीरे धीरे वो एजुकेशन अपना छोड़ते जाते हैं। तो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए हर एजुकेशन में वो 50% है हमारा, ठीक है। 2035 तक का टारगेट है, 2035 में, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा आसान सवाल है, देखो इसमें आपको दिया है विकसित भारत, विकसित भारत GRAMG, आप ऐसे ही देखो कि विकसित भारत ग्राम जी एसोसिएटेड विद ओवरऑल ऑफ मनरेगा, कौन सी स्कीम, तो आप जानते हो तो डायरेक्ट ये मनरेगा का ही ओवरऑल हो रहा। जो मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है इसी का ओवरऑल हो रहा है विकसित भारत ग्राम जी में, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है कि मनरेगा का ओवरऑल हो रहा है, विकसित भारत ग्राम जी बनेगा और इसको अलाइन किया गया है ईयर, अलाइन विथ ईयर 2047, 2047, जब हमारे इंडिया को एक्चुअली आज़ादी मिले हुए सब 100 साल हो जाएंगे, ठीक है। और मनरेगा में मेनली फोकस कहाँ पर होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका मनरेगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो आपसे पूछा है कि विच कंट्री इंडिया लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट 2020 से 24 में अकॉर्डिंग टू सर्वे, सर्वे के अनुसार मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में हमारा 2020 से 24 में हमारा कौन सा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन रहा है। तो देखो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यूएसए, इंडिया डोमेस्टिक, यूके, सिंगापुर, इन्फॉर्मेशन नॉट स्पेसिफाइड, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं टिक करोगे। वट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025, अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो ये 13.6% था, ठीक है, 13.6%, ये ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर वैल्यू टर्म्स में बात करें तो भाई वैल्यू टर्म्स में मैं आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि $387.6 बिलियन का रहा, ठीक है। ग्रोथ 13.6% की रही, ऑल टाइम हाई गया है, अभी तक का ऑल टाइम हाई गया है, ठीक है भाई। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट अबाउट द हेल्थ अचीवमेंट, MMR reduced by 86% between 1990 to 2023, IMR मतलब MMR मतलब होता है मोड, और ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। देखो MMR जो होता है वो मटेरियल मोर्टलिटी रेट होता है, मतलब मातृत्व की मृत्यु दर, माता जो होती हैं जो डिलीवरी के टाइम में जिन माताओं की डेथ हो जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टलिटी रेट बोलते हैं, तो MMR होता है। रिड्यूस हुआ है 86%, 90 से 1990 से 2023 तक, हाँ 86% रिड्यूस हुआ है, ये बात सही है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अबव द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट यानी गलत आपको बताना है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भाई ये 25 डेथ अब पर 1000 लाइव बर्थ, देखो डेफिनेशन कभी कभी पूछता है तो डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है, खास रूप से अगर पीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको डेफिनेशन प्रॉपर्ली क्लियर रखनी है। बिकॉज IMR, MMR, अंडर 5 और इन्फेंट नियोनेटल मोर्टलिटी रेट इन सब की डिफिनेशन अलग अलग है, तो आप इनको जरूर क्लियर रखना। जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है अभी रिड्यूस होके 25 हो गया है, 25 डेथ पर लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 अगर लाइव बर्थ होती है तो उसमें से 25 ही डेथ होती है, ये 2023 की बात है, तो ये करेक्ट है। अंडर 5 मोर्टलिटी रेट ये डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन बाय 78%, हाँ से 78% से डिक्लाइन हो गया है। नियोनेटल मोर्टलिटी रेट ये रिड्यूस 70% से डिक्लाइन हुआ है, मतलब नियोनेटल डेथ ज़्यादा होती है, मतलब आप ऐसा समझो। तो नियोनेटल डेथ जो है रिड्यूस 70% हुई है, अंडर 5 मतलब 5 साल से कम के बच्चे इनकी, नियोनेटल मतलब लेस देन 1 ईयर, तो नियोनेटल का मतलब कि लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से जो अंडर के बच्चे होते हैं उनकी 70% से घट गई है, अंडर 5 साल से जो कम के बच्चे जो जिनकी डेथ हो जाती है तो उनका 78% से कम हुआ है। और 5, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इंडिया हेल्थ प्रोग्रेस हैज लैग्ड बिहाइंड ग्लोबल एवरेज इन मोर्टलिटी रिडक्शन, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इंडिया लैग्ड बिहाइंड नहीं है, बल्कि इंडिया इन सब के ऊपर है, आउट पेसिंग है, इंडिया इज आउट पेसिंग, मतलब इन सब से ज़्यादा है नियोनेटल एंड जो भी ये ग्लोबल एवरेज पर मोर्टलिटी रिडक्शन जो है
ये मोर्टलिटी जो रिडक्शन है, मरने की मृत्यु दर है, ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, आउट पेसिंग है। इंडिया मोर देन, आप ऐसा समझ सकते हो, इंडिया मोर देन ग्लोबल एवरेज। किसके बारे में? मोर्टलिटी रिडक्शन के मामले में, मतलब इंडिया ने मोर्टलिटी को ज़्यादा रिड्यूस किया है ग्लोबल एवरेज पर। तो ये स्टेटमेंट लेफ्ट बिहाइंड नहीं बल्कि आउट पेसिंग है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा नॉट करेक्ट, मतलब यही पांचवा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला लास्ट देख लेते हैं। द ग्रास जीएसटी कलेक्शन फॉर अप्रैल से दिसंबर 2025 ग्रीव बाय व्हाट परसेंटेज ईयर बाई ओ बाई, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इसको ध्यान रखना कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में ये 6.7% हमारा जीएसटी कलेक्शन ग्रो हुआ है। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया, 6.7% बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ और डाटा देख लेते हैं। देखो इसका अगर अमाउंट की बात करोगे कि अमाउंट कलेक्ट कितना हुआ है, तो 17.4 लाख करोड़ ये कलेक्ट हुआ है। ग्रोथ की बात करोगे तो ग्रोथ अभी मैं बताया कि ये 6.7% हुआ है। अलाइनमेंट इसमें देखो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई है, मतलब देखो जीडीपी कई टाइप की होती है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके अभी मैं 25 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, 25 क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा। एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखो भाई बड़ी मेहनत लगती है, मैं कहीं से डाटा सोर्स आपको बताऊं तो सोर्स भी कहीं से मैं डाटा ये कलेक्ट करता हूं और वहां से चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो सके। काफ़ी मेहनत लगती है, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, पूरी मैथमेटिक्स आपको क्वांट जिसको आप बोलते हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो, क्वांट के लेक्चर्स को देखो। आपको अगर मजा ना आए तो दोबारा मत देखना वीडियो। भाई प्लेलिस्ट बनी है सेपरेट, आपको प्लेलिस्ट बना दी हूँ सभी चैप्टर वाइज चैप्टर की। आप जाके देखो, एक बार देखो, पता चलेगा आपको कि किस लेवल का पढ़ाया गया है। जो आपको पेड कोर्सेज पैसे दे के भी परचेज करोगे नहीं मिलेगा, वो चीज़ें, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। रीजनिंग अवेलेबल है यहाँ पर, रीजनिंग के अलावा आपको डीआई अवेलेबल है। भाई सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ, अब एक बार जाके देखो और सपोर्ट जरूर करो चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ता। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो अगर चैनल पर नए हैं तो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट से मेंशन करो और बताओ क्या ऐसा, जैसा भी आपका रिव्यू रहा बताओ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।